हमारे सौरमंडल का सातवां प्लैनेट जिसका नाम है यूरेनस, इसे हिंदी में अरुण भी कहते हैं। यूरेनस हमारे सौरमंडल में सबसे अनोखा प्लैनेट है। हालांकि इसके अनोखे होने के कारण बहुत सारा है जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर पॉल्यूशंस बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में हमारे लिए बहुत खतरा बन सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट ऐसे प्लैनेट के खोज में लगे हुए हैं जो हमारी पृथ्वी के जैसा ही हो, जिस पर हम अपनी अर्थ की तरह ही जीवन बसा सकेंगे। हालांकि हमारे स्पेस में अनगिनत प्लैनेट और स्टार्स है। इतने ज़्यादा प्लैनेट और स्टार्स है जितना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक पॉसिबिलिटी तो बनती है कि इतने बड़े यूनिवर्स में कोई प्लैनेट तो ऐसा होगा जो हमारी पृथ्वी की तरह ही होगा। उस पर भी हम अपने पृथ्वी की तरह ही जीवन व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन वैसा प्लैनेट कहाँ है ये तो अब तक कोई नहीं जानता। हो सकता है कि आने वाले समय में हमें इसका आंसर मिल जाए। स्पेस में सारे प्लैनेट और स्टार्स को एक्सप्लोर करना उतना ही मुश्किल है जितना कि रेगिस्तान में सैंड पार्टिकल्स को गिनती करना। इसलिए हमें पहले अपने सोलर सिस्टम से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम यूरेनस के बारे में डिटेल से जानते हैं। यूरेनस हमारे सौरमंडल का सातवां प्लैनेट है जो ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। इस प्लैनेट का डायमीटर 51,118 किलोमीटर है, जो हमारे पृथ्वी के कंपैरिजन में 4 गुना बड़ा है। यूरेनस का वॉल्यूम पृथ्वी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि यूरेनस के अंदर 63 पृथ्वी समा जाएगी। अगर हम यूरेनस और पृथ्वी को एक साथ कंपेयर करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पृथ्वी कितना छोटा दिख रहा है और यूरेनस के अंदर 63 पृथ्वी आ जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि हमारा यूरेनस पृथ्वी से कितना बड़ा है। अगर हम साइज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न का नंबर आता है। जुपिटर यूरेनस के कंपेयर में बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर के अंदर 15 यूरेनस फिट हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे जो प्लैनेट आता है वो है सैटर्न, और फिर थर्ड नंबर पे जो प्लैनेट है वो हमारा यूरेनस है। यूरेनस सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। यूरेनस हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा प्लैनेट है। इसके बाद भी यूरेनस काफ़ी हल्का होता है। आखिर कैसे? अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा प्लैनेट इतना हल्का कैसे हो सकता है। दरअसल यूरेनस की डेंसिटी हमारी अर्थ से काफ़ी कम होती है, लगभग 4 गुना कम होता है। लेकिन ये कैसे होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इतने बड़े प्लैनेट यूरेनस का जन्म कैसे हुआ। यूरेनस एक आइस जाइंट प्लैनेट है। आइस जाइंट प्लैनेट कहने का मतलब ऐसे प्लैनेट जो आधा से ज़्यादा गैस से बना हुआ हो, जिसमें रॉक की मात्रा केवल 20% तक ही हो, तो उस प्लैनेट को हम आइस जाइंट प्लैनेट कहते हैं। हमारे सौरमंडल में 2 आइस जाइंट प्लैनेट है, जिसमें यूरेनस है और दूसरा नेपच्यून है। आइस जाइंट प्लैनेट ज़्यादातर क्वांटिटी में हाइड्रोजन, हीलियम, इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे गैस से बना हुआ होता है। इस प्लैनेट में रॉक की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसी वजह से यह प्लैनेट हल्का होता है। अभी मैंने आपको बताया कि यूरेनस काफ़ी हल्का प्लैनेट है, तो उसका मेन कारण यही है कि यह प्लैनेट जो है ज़्यादातर केसेस में गैस से बना हुआ है। रॉक की मात्रा बहुत कम है, इसीलिए इसकी डेंसिटी कम होती है और यह हल्का होता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यूरेनस का 80% भाग गैस से कैसे बना, जबकि हमारी पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा, यानी कि हमें उस समय में जाना होगा जब सौरमंडल की रचना हुई थी। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 4.6 बिलियन साल पहले, जब यूरेनस का जन्म होने वाला था। यही वो समय है जब हमारे सौरमंडल का जन्म होने वाला था। हमारे प्लेनेट का निर्माण होने वाला था। बहुत सालों पहले जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे सारे धूलकण, बादल, गैस और ना जाने क्या क्या था, वो सब हाई ग्रेविटी की वजह से
अभी तक घूम रहा है। धीरे धीरे सारे पार्टिकल्स, गैस और पार्टिकल्स हाई ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ते गए और जिससे हमारा सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के जन्म होने के पश्चात भी यहाँ पर धूलकण और डस्टी पार्टिकल्स और गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था और यह अभी भी रोटेट कर रहा है। यह सूर्य के चारों तरफ काफ़ी स्पीड से रोटेट कर रहा है, जिससे ये सारे पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से आपस में मिलते गए और प्लैनेट का जन्म हुआ। सूर्य के चारों तरफ गैस मॉलिक्यूल्स भी मौजूद थे। हम जानते हैं कि गैस में हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसे गैस है जो काफ़ी हल्का गैस होता है। यह गैस हवा की वजह से सूर्य से काफ़ी दूर चले गए और बाकी जो सूर्य के नज़दीक में बचा हुआ था उसमें था डस्टी पार्टिकल्स और गैस था। तो ये डस्टी पार्टिकल्स और कुछ गैस मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है रॉकी प्लैनेट का निर्माण किया। रॉकी प्लैनेट जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति जैसे प्लैनेट का निर्माण हुआ। लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल्स जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम थे वो काफ़ी दूर चले गए थे। दूर जाने के कारण यह गैस मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ते गए और नेपच्यून और यूरेनस जैसे प्लैनेट का जन्म हुआ। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यूरेनस का जन्म केवल गैस से ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी डस्टी पार्टिकल्स मौजूद था, लेकिन डस्टी पार्टिकल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में मौजूद था। कम क्वांटिटी होने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए और सबसे पहले यूरेनस के कोर का निर्माण किया। यूरेनस के कोर का जन्म होने के बाद जो भी गैस मॉलिक्यूल्स थे वो सारे मॉलिक्यूल्स उस प्लैनेट पे आ गए और यूरेनस का साइज बड़ा हो गया, जिससे यूरेनस का जन्म हुआ। इसीलिए यूरेनस का साइज बड़ा है, क्योंकि गैस पार्टिकल ज़्यादा स्पेस कवर करता है। ज़्यादा स्पेस कवर करने के कारण इसका साइज बड़ा हो गया, जिससे यह प्लैनेट हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट बन गया। इस तरह से हमारे यूरेनस का जन्म हुआ। लेकिन आपने यूरेनस में एक और चीज़ भी देखा होगा, वो है यूरेनस के चारों तरफ उसका रिंग। यूरेनस का निर्माण कैसे हुआ ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके चारों तरफ जो रिंग है उसकी रचना कैसे हुई। हमारे सौरमंडल में 4 ऐसे प्लैनेट हैं जिसके पास खुद का रिंग है। इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे प्लैनेट शामिल है। प्लैनेट के रिंग के निर्माण को लेकर ज़्यादातर केसेस में 2 थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी तो ये कहती है कि हो सकता है कि उस प्लैनेट के पास बहुत सारा चांद हो, वह चांद इस प्लैनेट का चक्कर लगा रहा हो। धीरे धीरे यह चांद हाई ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से टकरा गए और सारे पार्टिकल्स अलग हो गए। अब यह पार्टिकल्स इस प्लैनेट का चक्कर लगाने लगा। पार्टिकल्स प्लैनेट का चक्कर लगाने लगा और यही पार्टिकल्स हमें आज रिंग के फॉर्म में दिखता है। दूसरी थ्योरी ये कहती है हो सकता है कि बहुत साल पहले किसी ड्वार्फ प्लैनेट के साथ टक्कर हुआ हो। ड्वार्फ प्लैनेट के साथ टक्कर होने के कारण सारे पार्टिकल्स अलग हो गए और प्लैनेट के चारों तरफ घूमने लगा। यही पार्टिकल्स जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमने लगा, यही आज हमें रिंग के रूप में दिखता है। अब इन 2 थ्योरी में कौन सटीक थ्योरी है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही थ्योरी सही ही एक्सप्लेन करता है। लेकिन इस थ्योरीज के रिगार्डिंग एक सवाल उठता है, अगर रिंग का निर्माण किसी ड्वार्फ प्लैनेट के टकराने से हुआ है तो फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के पास कोई रिंग क्यों नहीं है। इसके पास भी तो कोई रिंग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, जिसमें से 4 प्लैनेट इनर प्लैनेट है और 4 आउटर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट कहने का मतलब जो सूर्य से नज़दीक होता है। सूर्य से नज़दीक होने के कारण यहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट की टकराने की चांसेस बहुत कम रहती है। इसी वजह से किसी ड्वार्फ प्लैनेट का टक्कर ही नहीं हुआ। अब किसी ड्वार्फ प्लैनेट का टक्कर ही नहीं हुआ तो रिंग का निर्माण कैसे हो सकता है। इसके अलावा आउटर प्लैनेट जो कि सूर्य से काफ़ी दूरी पर है, तो वहाँ पे ड्वार्फ प्लैनेट की टकराने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ड्वार्फ प्लैनेट उस प्लैनेट से टकराया हो जिससे रिंग का निर्माण हुआ हो। तो ये पॉसिबल है। यूरेनस के केस में भी ऐसा माना जाता है कि लगभग 60 करोड़ साल पहले यूरेनस से किसी ड्वार्फ प्लैनेट की टक्कर हुई थी, जिससे रिंग का निर्माण हुआ। यूरेनस प्लैनेट की रिंग शनि की इतनी बड़ी और चमकीली तो नहीं है, लेकिन इसके पास टोटल 13 रिंग्स है। यूरेनस की रिंग 2 भागों में बटी हुई है। एक इनर सिस्टम रिंग है जो अंदर की तरफ है। यह रिंग टोटल 9 रिंग है और यह सारी पतली और डार्क रंग की है।
दूसरा आउटर सिस्टम रिंग है जो बाहर की तरफ है। यह रिंग हल्के से लाल और ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो आपको पता चल गया होगा कि यूरेनस के रिंग का निर्माण कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं कि यूरेनस चक्कर कैसे लगाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरेनस हमारी पृथ्वी से काफ़ी अलग है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है। लेकिन यूरेनस अपने अक्ष पर 97.7 डिग्री झुका हुआ है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूरेनस पूरब से पश्चिम की तरफ क्यों घूमता है, जबकि हमारी पृथ्वी तो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। हालांकि हमारे सौरमंडल में केवल यूरेनस ही नहीं है जो उल्टी घूमती है। इसके साथ शुक्र यानी कि वेनुस भी शामिल है, जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है। हालांकि वेनुस को उल्टा घूमने का कारण ऐसा माना जाता है कि आज से बहुत साल पहले वेनुस से 2 बार मार्स साइज का प्लैनेट टक्कर हुआ था। पहली टक्कर में वेनुस के चांद का निर्माण हुआ था, जो वेनुस के चारों तरफ घूम रहा था। लेकिन उसके 1 लाख साल बाद जब मार्स साइज बॉडी फिर से वेनुस से टकराया, तो वो जो चांद था वो उसके ऑर्बिट से एस्केप कर गया और वेनुस उल्टा घूमने लगा। तो इसीलिए वेनुस के पास कोई भी चांद नहीं है और इसीलिए वो उल्टा घूमती है। हो सकता है कि यूरेनस के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि हमारा यूरेनस एक आउटर प्लैनेट है और आउटर प्लैनेट में ऐसा होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। यूरेनस और शुक्र के उल्टा घूमने की वजह से यहाँ पर सूर्य का उदय पश्चिम की तरफ होता है और सूर्य का अस्त पूरब में होता है। तो वाकई में ये अजीब है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य का अस्त जो है वो पश्चिम में होता है, लेकिन सूर्य का अस्त यूरेनस और शुक्र पर जो है वो पूरब में होता है। वैसे तो यह सुनने में अजीब लग रहा है, पर यही सच है। यूरेनस अपने अक्ष पर काफ़ी स्पीड से घूमती है, जहाँ पर पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरे 24 घंटे में लगाती है। वहीं पर यूरेनस मात्र 17 घंटे 14 मिनट में पूरा एक चक्कर कर लेती है। यूरेनस के बारे में एक और खास बात यह है कि यह सूर्य का चक्कर गोलाकार पथ में नहीं बल्कि अंडाकार पथ में लगाता है, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। और सूर्य का एक चक्कर पूरे 84 सालों में पूरा करता है, यानी कि जब यूरेनस सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है तब पृथ्वी पर 84 साल बीत चुका होता है। जब से यूरेनस की खोज हुई है तब से अभी तक यह एक भी चक्कर नहीं लगाया है। यह एक चक्कर 2033 में पूरा करेगा। यूरेनस हमारी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है। यह पृथ्वी से लगभग 3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। जब यह पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है तो इसकी डिस्टेंस 3 बिलियन किलोमीटर की हो जाती है, और जब यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होती है तो इसकी डिस्टेंस 2.6 बिलियन किलोमीटर हो जाती है। यूरेनस हमारे सूर्य से लगभग 2.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ तक सूर्य के प्रकाश को भी पहुँचने में 2 घंटे 40 मिनट का वक्त लग जाता है, जबकि हमारी पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश मात्र 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती है। वहीं पर यूरेनस पर 2 घंटे 40 मिनट लग जाता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यूरेनस सूर्य से कितनी ज़्यादा दूरी पर है। अब हम जानते हैं कि यूरेनस पर क्या लाइफ संभव हो सकता है। किसी भी प्लेनेट पर जीवन बसाने को लेकर सबसे पहली बात तो ये देखा जाता है कि उस प्लेनेट का वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कैसा है, क्योंकि हमारा जीवन पूरी तरह से इन्वायरमेंट पर निर्भर करता है। अगर एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के जैसा रहा तो उस प्लेनेट पर जीवन बसाना आसान होता है। फिलहाल हम यूरेनस की बात करें तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस भरा हुआ है। इसके साथ कुछ मात्रा में पानी और मेथेन गैस भी शामिल है। यह वही मेथेन गैस है जो यूरेनस पर ऐसे अजीबोगरीब बादल का निर्माण करती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को सोख लेती है। इसी वजह से यूरेनस हमें ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ब्लू ग्रीन कलर का दिखने का मेन कारण है मेथेन। यूरेनस पर एटमॉस्फेयर काफ़ी नीचे तक फैला हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि यूरेनस पर कोई भी ठोस जमीन नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट को भी लैंड करवाना बहुत ही मुश्किल है, और जिसके कारण यहाँ पर रिसर्च भी नहीं हो पाता है। हालांकि 1986 में वायेजर 2 ने यूरेनस पर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद से फिर इस पर कोई रिसर्च नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसक्राफ्ट ठहर ही नहीं सकता है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले समय में हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ लें। वैसे भी टेक्नोलॉजी का समय है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने देख ही लिया कि यूरेनस का वायुमंडल
हमारे जीवन के लायक नहीं है, यानी कि यूरेनस पर जीवन को बसाना फिलहाल संभव नहीं है। अगर हम यूरेनस की चांद पर नजर डालें तो यह भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूरेनस के पास टोटल 27 चांद है। हालांकि इस पर अभी भी खोज जारी है, क्योंकि साइंटिस्ट को लगता है कि यूरेनस के पास और भी चांद होगा। जितना भी चांद का अभी तक डिस्कवर हुआ है उसमें से सबसे बड़ा चांद टाइटेनिया है। मज़ेदार की बात तो यह है कि यह टाइटेनिया चांद हमारे पृथ्वी के चांद से भी आधा ही है। अगर हम साइज के कंपेयर करें तो हमारी पृथ्वी यूरेनस के कंपेयर में बहुत ही छोटा है। इसके अकॉर्डिंग हमारे चांद का साइज भी यूरेनस के चांद की साइज से छोटा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी का चांद यूरेनस की चांद यानी कि टाइटेनिया से 2 गुने साइज का है। तो वाकई में हमारा चांद एक रहस्यमय चांद है। हालांकि चांद के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारा चांद वाकई में एक रहस्यमय चांद है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।